गुड इवनिंग दोस्तों। फिर से हम हिंदी की क्लास में आए हुए हैं। जैसा कि कल हम लोग देखे थे, क्या देखे थे भाई? तो कल जो हम लोग पढ़े थे भाई, वो पढ़े थे व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग पढ़े थे। अंतिम बिंदु हमारा यही था कल का। और वहां पर हम लोगों ने यह भी देखा कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वर्ण विचार, एक होता है शब्द विचार, और एक होता है आपका वाक्य विचार। क्या होता है भाई? वाक्य विचार होता है ना। फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने एक चौथा भी अंग देखा, जिसको नाम क्या दिया गया था? पदबंध का नाम दिया गया था। किसका नाम दिया गया था? पदबंध का नाम दिया गया था। तो इसी श्रेणी को या इसी बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे भाई? वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। अगर हम कहें कि वर्ण विचार क्या होता है, तो क्या लिखेंगे वर्ण विचार के बारे में? तो कहेंगे, पॉइंट बना करके लिखते हैं कि वर्णों के शुद्ध लेखन उच्चारण एवं प्रयोग करने की विधा, प्रयोग करने की विधा वर्ण विचार कहलाती है। वर्ण विचार कहलाती है। वर्ण विचार कहलाती है। देखो भाई, हमने लिख रखा है कि वर्णों के शुद्ध लेखन, उच्चारण एवं प्रयोग करने की विधा क्या कहलाती है भाई? वर्ण विचार कहलाती है। देखिए, इसमें हमने कहीं पर भी अर्थ का नाम नहीं लिया है। कहीं पर भी हमने यहां पर अर्थ का नाम नहीं लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं होता, या हम यूं कहें कि वर्ण एक निरर्थक इकाई है। कैसी इकाई है भाई? निरर्थक इकाई है। इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए हमने वर्ण विचार के बिंदु में कहीं पर भी अर्थ का उल्लेख नहीं किया। केवल किसका उल्लेख है? तो कहेंगे लिखने का उल्लेख है, बोलने का उल्लेख है, प्रयोग करने का उल्लेख है, परंतु अर्थ का उल्लेख नहीं है। बात समझ में आ रही है? देखो भाई, हम आज आपका कमेंट नहीं देख पा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हम क्लास पर ज्यादा फोकस करें तो बेहतर होगा, है ना। चलो, हम आपका कमेंट क्लास के बाद में देख लेंगे, घबराने की बात नहीं। ओके, चलो देखो भाई, अगर हम कहें वर्ण क्या होता है, तो वर्ण से पहले एक और शब्द आता है भैया, जिसको हम कहते हैं ध्वनि। क्या कहते हैं भाई? ध्वनि कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ध्वनि क्या होती है, तो आप बताना कि भाषा की मौखिक ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा और बढ़िया से हम इसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख से निकली अखंडित आवाज ध्वनि कहलाती है। अखंडित आवाज क्या कहलाती है भाई? ध्वनि कहलाती है। यानी कि हम मुख से अपने वैसी आवाज निकालें जिसका कोई खंड न कर सके, जिसको हम विभक्त न कर सके, उसको हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। और हम यहीं पर वर्ण की बात करेंगे
किसकी बात करेंगे भाई? वर्ण की बात करेंगे तो कहेंगे कि ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? तो कहेंगे कि वर्ण कहते हैं। दो बातें हम लोगों ने देखा यहां पर कि मुख से निकली अखंडित आवाज क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। जैसे देखो, अगर हम कहें कि केवल मुख से बोल रहे हैं ओ, क्या बोल रहे हैं? ओ। हमने क्या बोला भैया? ओ बोला। और जब मैंने बोला तो ध्वनि था, और जब लिख दिया तो ये क्या हो गया भाई? वर्ण हो गया। क्या हो गया? वर्ण हो गया। जब मैंने बोला तो वो क्या था? ध्वनि था, और जब मैंने लिख दिया तो क्या हो गया? ये वर्ण हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो, वेरी गुड। देखते हैं फिर यहां से एक दो सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनते हैं। जैसे एक बहुत ही छोटा प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्या है भाई? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अगर हम एक बिंदु और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? तो बता देंगे कि ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। अब बात को समझिएगा। सवाल यहां से बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? विकल्प में आपके ध्वनि और वर्ण दोनों रहता है। तो उस कंडीशन में हमारा जवाब क्या होना चाहिए कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होती है। परंतु अगर यही सवाल कह दे कि मौखिक भाषा की या उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका जवाब बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वनि। देखो भाई, जब तक मौखिक या उच्चारण की चर्चा आपके प्रश्न में नहीं होगी तब तक आपका हमेशा जवाब क्या बनेगा? वर्ण ही बनेगा। क्या बनेगा? वर्ण बनेगा। अगर हम एक बिंदु और लिखना चाहें यहां पर तो लिख सकते हैं कि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। कोई अर्थ नहीं होता। जैसा कि हमने वर्ण विचार में भी बता रखा है इस बात को कि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। अतः लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अतः अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बनेगा भैया? तो शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। शब्द बन जाएगा। देखो, यहां पर हम दो बातें लिखे, दो क्या बल्कि तीन बातें लिखे। पहली बात क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वही मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और वही पूछ देगा कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको बता देना है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। अब फिर से हम एक बात लिख सकते हैं कि शब्दों का कोई भाव नहीं होता। शब्दों का कोई भाव
नहीं होता। अतः भावार्थ के आधार पर, अतः भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? तो बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वहां पर वाक्य बन जाएगी। क्या बन जाएगा? वाक्य हो जाएगा। अब हम लोगों ने कई आधार बना लिए। एक आधार बनाए कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि, दूसरा आधार बनाए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो कहेंगे शब्द, और तीसरा आधार बनाए कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो बनाया वाक्य। तीनों बातों में अंतर स्पष्ट कर लेना बड़ा जरूरी है भाई। कई बार यह सवाल बन चुका है, कई बार परीक्षाओं में यह सवाल बन चुका है कि बताओ अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो हमारे दिमाग में केवल और केवल यह बात चलती है कि सबसे छोटी इकाई तो वर्ड है, अतः उसका भी उत्तर हम लोग क्या दे देते हैं? वर्ड दे देते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझ लेने पर इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए। ठीक है, आप इस स्लाइड का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछें कि बताओ भैया वर्ण के भेद कितने होते हैं। अगर हम पूछें वर्ण के भेद कितने होते हैं तो क्या बताएंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं तो बता देना कि वर्ण के निम्न दो भेद होते हैं। वर्ण के निम्न दो भेद होते हैं। वर्ण के निम्न दो भेद होते हैं। कौन कौन से भाई? एक आ जाएगा आपका स्वर और दूसरा आ जाएगा आपका व्यंजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? व्यंजन आ जाएगा। एक स्वर आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा? व्यंजन आ जाएगा। छोटी सी बात है, वर्ण के कितने भेद? तो वर्ण के दो भेद। कौन कौन से? एक स्वर और दूसरा क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि स्वर किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? स्वर की अगर परिभाषा के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो कहेंगे कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। या वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है ना, स्वर कहलाते हैं। केवल इतना बात लिखते हैं, वाक्य सही हो जाएगा। स्वर कहलाते हैं। देखो भाई क्या बात हो गई? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब यह है कि इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वतंत्र का मतलब यह होता है कि जब भी हम स्वर को उच्चारित करेंगे,
देखो मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोलने की बात कर रहा हूं, मतलब उच्चारण करने की बात कर रहा हूं कि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहा जाता है भैया? स्वर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो, अगर हम एक और बिंदु लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि स्वरों का उच्चारण स्वरों का उच्चारण स्वरों का उच्चारण स्वरों का उच्चारण उच्चारण अवरोध रहित होता है। अवरोध अवरोध रहित होता है। अवरोध रहित होता है। अब ये क्या बात हो गई? कहने का मतलब यह है कि जब भी हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो यहां पर किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं दिखता है। अगर हम कहें कि पहला जो बिंदु लिखे थे कि स्वतंत्र होता है, वही बिंदु फिर से लिखा गया है। समझ गए ना? क्योंकि लिखने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी परीक्षाओं में दे देता है कि जिनका उच्चारण अवरोध रहित होता है उनको क्या कहते हैं, तो क्या बताना होगा कि उनको स्वर कहते हैं। या जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उनको क्या कहेंगे? तो स्वर कहेंगे। या जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की कोई आवश्यकता नहीं होती उनको क्या कहेंगे? तो भी क्या जवाब देंगे? कि स्वर ही कहेंगे। और एक सवाल बहुत ही बढ़िया बनता है स्वरों की संख्या को लेकर के। किसको लेकर के? स्वरों की संख्या को लेकर के बनता है। तो बताओ स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताओ भाई, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कहेंगे कि सर स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से? तो अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, और क्या होता है भाई? औ होता है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई? 11 होती है। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यही 11 होती है। और आपके दिमाग में यह आता होगा कि सर अंग और अह को क्या कहते हैं? तो यहां पर हम एक नोट पॉइंट बनाएंगे, कहेंगे अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अयोगवाह कहा जाता है। जिसमें अगर हम अंग की बात करें तो अंग को क्या कहा जाता है? तो अंग का दूसरा नाम अनुस्वार है और अह का दूसरा नाम क्या है भाई? विसर्ग है। सवाल बनता है कि अयोगवाह कितने होते हैं? तो कहेंगे कि 2 होते हैं। कौन कौन से? तो एक अनुस्वार और दूसरा क्या होता है? विसर्ग होता है। कौन कौन सा? एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग होता है। वहीं अगर हम अयोगवाह शब्द की बात करें तो देखो ये 3 शब्दों के मिल से बना है। एक अ है, एक योग है और एक वाह है। वाह का मतलब होता है वहन करना। क्या होता है? वहन करना। अगर हम अयोगवाह की बात करें तो इतना कह सकते हैं कि वे वर्ड जो व्यंजन के साथ
व्यंजन के साथ वहन नहीं होते, व्यंजन के साथ वहन नहीं करते लिख देते, नहीं करते, क्या कहलाते हैं भाई? अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। अगर हम एक बिंदी यहां पर और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहां पे एक छोटा सा बॉक्स बना दे रहे हैं और इसी बॉक्स में लिखेंगे कि अयोगवाह सदैव स्वर वर्ण के साथ प्रयुक्त होते हैं, स्वर वर्ण के साथ प्रयुक्त होते हैं। देखो भाई, हम लोगों ने यहां पर 3-4 बिंदु देख लिया। क्या क्या? कि स्वरों की संख्या 11 होती है, अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह क्या होता है? तो कहेंगे वे वर्ण जो व्यंजन के साथ वहन नहीं करते उनको अयोगवाह कहते हैं। और अगर एक बात कहना चाहे तो कहेंगे कि अयोगवाह सदैव स्वर वर्ण के साथ प्रयुक्त होते हैं, मतलब यह व्यंजन वर्ण के साथ कभी भी प्रयुक्त नहीं होते। जैसे यहां पर देखने का प्रयास करते हैं हम, देखो जैसे लिखा हुआ है प्रातः। क्या लिखा हुआ है भाई? प्रातः लिखा हुआ है। देखो विसर्ग आ गया कि नहीं आ गया? तो कहेंगे कि ये विसर्ग का प्रयोग किसके साथ हुआ है? तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, प र आ तो, और उसके साथ क्या है भाई? अह है। क्या है? अह है। देखो ये विसर्ग किसके साथ आया? तो कहेंगे एक स्वर के साथ आया। किसके साथ आया है भाई? एक स्वर के साथ आया है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि अयोगवाह मतलब अंग और अह जो भी होते हैं वो सदैव और सदैव स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं, किसी भी व्यंजन के साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं। अब चाहें तो इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अगले स्लाइड पर हम देखते हैं एक और बात कि उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो बताएंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है भाई? तो 10 बताएंगे। और वो 10 कौन कौन से? तो कहेंगे एक अ, एक आ, ई, बड़ी ई होगा यहां पर, सॉरी, बड़ी, फिर उ, बड़ा उ, ए, ओ, और क्या होगा भाई? औ होगा। और क्या होगा? औ होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि पिछली बार हम लोग, मतलब पिछली स्लाइड पर देखो 11 पढ़े थे, उसमें री को भी शामिल किया गया था, परंतु इस स्लाइड में हम लोगों ने किसको देखा कि री शामिल नहीं है। अतः उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या बताई जाती है वह 10 बताई जाती है। यहां पर एक व्याकरणविद थे जिनका नाम क्या था भैया? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इन्होंने री को स्वर नहीं माना। इन्होंने री को स्वर नहीं माना। इन्होंने री को स्वर नहीं माना। और न मानने का कारण क्या था? वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि भैया
ये री लिखा हुआ है और ये री लिखा हुआ है, इन दोनों के उच्चारण में क्या अंतर है? और ये उच्चारण को आधार बना करके री को स्वरों की श्रेणी से निकाल दिया। अतः सवाल यहां पर दो प्रकार से बन सकता है कि बताओ उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे 10। और एक सवाल बन सकता है कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो भी बता देना है 10। या फिर यह भी सवाल बन सकता है कि भोलानाथ तिवारी ने निम्न में से किस स्वर को स्वरों की श्रेणी से निकाल दिया, तो आप क्या बताएंगे कि री को निकाल दिया गया है। क्यों निकाला? क्योंकि उन्होंने अपने वक्तव्य में यह प्रस्तुत किया कि ये री और ये री, यानी कि र पर छोटी की मात्रा और ये ऋषि वाला री, स्वर वाला री, इन दोनों के उच्चारण में क्या अंतर है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? देखो भाई, अभी तक हम लोग स्वरों के बारे में बस थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा की कि कौन से स्वर कैसे होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम आगे चल के बात करना चाहें तो कहेंगे स्वरों के प्रकार के बारे में। स्वर के प्रकार, अगर हम स्वर के प्रकार के बारे में लिखने का प्रयास करें तो कहेंगे कि स्वर के प्रयास जो है, स्वर के प्रकार जो है, वो पहले नंबर पर लिखेंगे कि मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर। अगर हम दूसरी बात लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर, क्रियाशीलता के आधार पर स्वर, क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। और तीसरी बात में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, के आधार पर स्वर। अगर हम एक बात और लिखना चाहें यहां पर तो लिख सकते हैं मुख विवार, मुख विवार अथवा तालव्य स्थिति, तालव्य स्थिति के आधार पर स्वर, के आधार पर स्वर। एक बात अगर हम और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जाति के आधार पर स्वर। और अगर हम एक बात और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अनुनासिकता, अनुनासिकता के आधार पर स्वर। देखो भाई, हम लोगों ने स्वर को कुल 6 प्रकार से बांटने का प्रयास किया है। कुल कितने आधारों पर बांटने का प्रयास किया है भाई? 6 आधारों पर बांटने का प्रयास किया है। एक ही दिन में हम सभी कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो है कल की जो हमारी क्लास रहेगी वो यहां से शुरू होगी कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है, मात्रा किसे कहते हैं, इस सारी बातों को हम लोग कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।